तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। छोटा सा टॉपिक है, 1 या 3 मार्क्स तक की वेटेज के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर आपको वैसे पता है, बेसिक टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन हम यहाँ पर वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट नहीं डिस्कस कर रहे जो आपको पता है। यहाँ पर हम वो वाला अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेंगे जो कीन्स महोदय ने बताया है। तो कीन्स महोदय के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे को बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में ये फ़र्क है। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आपके पास काम है लेकिन आप काम करना नहीं चाहते, यानी कि जो परिस्थितियां अभी आपके जीवन में चल रही हैं, तो आपके पास अभी काम होता है परंतु आप करना नहीं चाहते, तो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। फिर जब आप इसी स्थिति में रहते हैं तो अगले 5 साल बाद आपके साथ क्या होगा, वो है आगे वाला पॉइंट, यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में ये होता है कि उसमें आप काम तो करना चाहते हो लेकिन आपको काम मिलता नहीं है, तो उसको बोल देते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो कीन्स ने बेसिकली 2 प्रकार के अनएम्प्लॉयमेंट हमें बताया, तो ये लिख लेते हैं पहले मेन बात। तो वॉलंटरी वाले में लिख लो डैश डाल के छोटा सा, इट रिफर्स टू अ सिचुएशन in which people are not willing to work although suitable work is available for them। Although suitable work is available for them। तो इसमें आप not willing to work को हाईलाइट कर लो चाहें, यानी कि इसमें मेन मुद्दे की बात यही है कि आप काम नहीं करना चाहते, not willing to work। और इनवॉलंटरी वाले में लिख लो डैश डाल के, it refers to a situation in which people are ready to work at prevailing wage rate but do not find work, but do not find work। तो इसमें आप काम करना तो चाहते हो परंतु आपको काम मिलेगा नहीं। तो इसके हमने थोड़े से चित्र रूपांतर नीचे बना रखे हैं आपके लिए। तो अभी आपकी स्थिति चल रही है पहले वाले व्यक्ति की तरह, यानी कि आप खुद अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते हो, और उधर जो है स्थिति बना रखी है कि आपको काम तो चाहिए लेकिन काम आपको मिलता नहीं है। तो समझ आ गया पहले 2 प्रकार। जो सेकंड पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड एरो छोटा सा लिखना है एरो डाल के, दीज पीपल यानी कि आप बच्चे, आर नॉट इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। ये मज़ेदार बात है, आपको देश की लेबर फोर्स में कंसिडर नहीं किया जाता, यानी कि जो लोग खुद ही अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते तो उनको हम इकोनॉमिक्स में, मतलब कीन्स की थ्योरी के हिसाब से लेबर फोर्स का पार्ट नहीं मानते हैं। तो ये एक पॉइंट बन गया। और उधर लिख लेते हैं उस वाले में कि दीज पीपल आर इंक्लूडेड इन लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। इन लोगों को हम अपनी लेबर फोर्स में काउंट करते हैं, मानते हैं कि भाई ये हमारी लेबर फोर्स का पार्ट हैं।
वो अलग की बात है, अभी काम नहीं है, पर एटलीस्ट करना तो चाहते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं बेसिकली कि दीज पीपल आर इंक्लूडेड इन द लेबर फोर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, पहले ये दोनों पॉइंट सब बच्चों को क्लियर हो गए। चलो, तो अब जो मैं लिखूंगा वो आपको लिखना नहीं है, बस आपको अपनी बुद्धि खोल के दिमाग का ढक्कन ओपन रख के ओरली आंसर करना है बस। तो मैं एक दो बातें करूंगा, बस आपको ओरली बताना है। तो मान लेते हैं हमारे देश में 1 2 3 4 5 6, हमारे देश में मान लेते हैं टोटल पॉपुलेशन है 6, टोटल 6 लोग रहते हैं, जिसमें पहला आदमी कह रहा है मैं काम नहीं करना चाहता, दूसरा आदमी कह रहा है मैं भी काम नहीं करना चाहता, तीसरा कह रहा है मैं तो काम करना चाहता हूँ, चौथा कह रहा है मैं भी करना चाहता हूँ, पांचवा कह रहा है मैं भी करना चाहता हूँ, छठा कह रहा है मैं भी करना चाहता हूँ। तो बताओ कि हमारे देश में लेबर फोर्स कितनी? ओके, तो इसका मतलब आप होशियार हो गए। ठीक है, तो हमारे देश में लेबर फोर्स कितनी मानी जाएगी? 4। तो क्लियर हो गया पॉइंट? बोलो ना हाँ। ठीक है, अब जो पहले 2 लोग हैं जो काम नहीं करना चाह रहे, तो वो तो ऑब्वियसली उनके पास तो जॉब होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही नहीं करना चाह रहे हैं ना। अब ये जो 4 लोग कह रहे थे, ये कह रहा था मैं भी काम करना चाहता हूँ, ये भी कह रहा था मैं भी करना चाहता हूँ, ये कह रहा था मैं भी करना चाहता हूँ, ये कह रहा है मैं भी करना चाहता हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, एक्चुअल में इनमें पहला आदमी तो काम पे जाता है, टिक, उसके बाद नौकरी है, दूसरे के पास भी नौकरी है, लेकिन तीसरे के पास नौकरी नहीं है, और चौथे के पास भी नौकरी नहीं है। तो अब आपको ये बताना है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट क्या फुल एम्प्लॉयमेंट है? क्या हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं है। क्यों नहीं है फुल एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि अभी भी, मतलब हमारे एग्जाम्पल में 2 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं परंतु एक्चुअल में वो काम नहीं कर रहे। तो हम इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते, है ना। कीन्स के थ्योरी के अंदर ये टर्म्स आते हैं, इसीलिए हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। तो हम इसको फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं कहते। ठीक है, फिर मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा परम्यूटेशन। अब मान लेता हूँ कि जो तीसरा आदमी है उसकी नौकरी लग गई। अब वो तीसरा आदमी भी काम पे जाता है, जॉब पे जाता है, तो अब उसके पास भी काम है। तो क्या अब हम इस सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे? नहीं कहेंगे, अभी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी भी एक आदमी ऐसा है, लास्ट वाला, जो काम करना चाहता है परंतु उसके पास अभी भी नौकरी नहीं है। अब और सिचुएशन चेंज कर लेते हैं। मान लेते हैं जो चौथा आदमी था, लास्ट वाला आदमी, उसकी भी नौकरी लग गई है और वो अब एक्चुअल में काम करने जा रहा है। तो अब हम क्या इसको फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल सही। तो कीन्स ने एक टर्मिनोलॉजी दी जो हमें पता होनी चाहिए, जो आगे भी काम आएगी चैप्टर में। इसका नाम होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कीन्स की टर्मिनोलॉजी में आगे एक टर्म यूज होगी। क्या है टर्म? बोलो अपने मुंह से। फुल एम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मैं 2 बार हिंदी में मतलब बोलूंगा, फिर आप बताना कि आपको समझ आया नहीं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उतने लोग एक्चुअल में काम कर भी रहे हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जितने लोग काम करना चाह रहे हैं, यानी कि हमारे एग्जाम्पल में 4, उतने लोग एक्चुअल में काम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो पहले इतनी बात समझ आ गई। अब इसको थोड़ा सा दूसरी तरीके से, जो कीन्स ने बोला उस तरीके से बोलेंगे हम। कीन्स ने इसी सिचुएशन को बोल दिया कि हमारे देश में अगर इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट ज़ीरो हो जाए, यानी कि एक तरह से जो भी आदमी काम करना चाह रहा है वो बेरोजगार नहीं है, उसके पास नौकरी है, वो काम एक्चुअल में कर रहा है, तो कीन्स की थ्योरी के हिसाब से
उसे फुल एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। यानी कि अगर ज़ीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो कीन्स के हिसाब से उस सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो समझ आया आपको? तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, सिंपल मतलब तो ये है, आप ये डायग्राम याद रख सकते हो कि सिंपल मतलब तो ये है कि अगर चारों लोग काम करना चाह रहे हैं और चारों के पास एक्चुअल में काम है तो दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट। और कीन्स की लैंग्वेज में ये बोला जाता है व्हेन देयर इज जीरो या नो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, तब उस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो समझ आ गया आपको? तो अब ऑब्वियसली एग्जाम में तो हिंदी वाला तो पूछेगा नहीं कि आप मन में क्या सोच रहे हो, वो तो कीन्स वाला पूछेगा। तो हमको वो कीन्स वाला इस चित्र के नीचे लिखना है, एक स्टार डाल के। तो आप स्टार डाल के लिख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू ज़ीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कीन्स की लैंग्वेज में ऐसे लिखना है। ठीक है, तो चाहे इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। तो कीन्स की लैंग्वेज में फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया ज़ीरो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। हालांकि इसमें भी कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये ऊल फिजूल बातें हैं, मतलब कीन्स की ये बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, क्योंकि ज़ीरो या फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब नहीं होता कभी भी देश के अंदर। तो हो सकता है एक दो किताब अगर आप गलती से खोल लो कभी अपने जीवन काल में, तो उसमें आपको ये बात नज़र आ जाए कि देयर इज़ नो सच थिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हम मानते हैं भाई, हम तो अभी कीन्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम लिख लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट। वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि भाई देश के सारे लोग नौकरी पे जा रहे हैं कि एक्चुअल में अभी नहीं जाते। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वैसे प्रैक्टिकली नहीं होता। चलो, तो ये तो हो गया जी पहला छोटा टॉपिक। फिर है अगला दूसरा छोटा टॉपिक, एक लाइन लगा लो चाहे। इस दूसरे अगले छोटे टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम के प्रकार। तो ये भी छोटा टॉपिक है, 1 या 3 नंबर में। तो इसमें पहले हल्की हल्की हेडिंग लिख लो, नंबर 1। तो कितने टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं? दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। पहले को बस नाम लिख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इस हेडिंग के नीचे अपनी 3 उंगलियां रख लो रजिस्टर में या मतलब नोट्स में, और उतनी जगह छोड़ देना। ये हेडिंग लिख के अपनी 3 उंगलियों जितनी जगह छोड़ देना। और दूसरे को बोलते हैं सेकंड, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो 2 प्रकार के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक तीसरा प्रकार भी होता है, लेकिन वो हमें नहीं स्टडी करना, तो इसीलिए हम लिखते नहीं हैं। हो सकता है किसी किताब में आपको दिख जाए, तो आप परेशान मत होना, आप उस पर वाइटनर लगा देना। ठीक है ना? तो कभी कभी कुछ किताबों में ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिख जाता है, लेकिन वो हमारी कीन्स की स्टडी में हम कवर नहीं करते, तो हमें नहीं करना। तो 2 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? तो अब पहले हम समझेंगे, फिर अंग्रेजी लिखेंगे। तो आप अपने लेफ्ट पेज पर आ जाओ। तो जो आपका लेफ्ट पेज है उसको बिल्कुल बराबर आधा आधा काट दो। तो मैं तो बाजू बाजू में बना रहा हूं, लेकिन आप ऊपर नीचे बनाना। तो ऊपर के आधे हिस्से में एक डायग्राम और नीचे के आधे हिस्से में दूसरा डायग्राम। तो आप ऊपर नीचे बनाना, क्योंकि आपके नोट्स लंबाई में ज़्यादा हैं। तो आप एक डायग्राम ऊपर बनाओ आधा और एक डायग्राम आधा नीचे, बस। तो उस पूरे पेज का यूटिलाइजेशन कर लो, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। तो आधे ऊपर वाले पेज पे आधा डायग्राम मतलब, और नीचे आधे पे दूसरा डायग्राम, 2 डायग्राम बनाने। चलो, तो पहले ओरिजिन मार्क करो दोनों में। फिर एक्स एक्सिस पर आप बताओ क्या लिखना है।
बताइए जी, एक्स एक्सिस पर क्या लिखना है? एक्स एक्सिस पे लिखना है आपको आउटपुट या ब्रैकेट में इनकम, एक ही बात है। तो एक्स एक्सिस पे आपको लिखना है आउटपुट या इनकम। फिर उसके बाद एक कहीं पर भी जहां मन करे, बाकी प्रोपोर्शनेटली देख लो जैसे मैं कर रहा हूं, तो एक कहीं पर भी एक लेवल मार्क करके लिख लो F। दोनों में कहीं पर भी एक लेवल मार्क करके लिख लो F। चलो, तो इसका मतलब आपको तुक्का मारना है कि ये क्या है। बताओ ये क्या है? हाँ, तो मैडम तुक्का मार तो नहीं है दबी आवाज़ में वो ही है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो दोनों में ऐसा करली ब्रैकेट बना के लिख लो, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो पहले इतना बना लो सब बच्चे, फिर मैं आगे कुछ चर्चा करूँगा। तो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, चाहे आप 2 मिनट डायग्राम छोड़ दो, पहले डायग्राम पे समझा देता हूँ कि ये एक्स एक्सिस क्या कह रहा है, बस समझने के लिए। आप बनाना मत कहीं, आप भी एकदम से कूद पड़ो कि हम भी बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख रहे हैं आउटपुट लेवल, एक्स एक्सिस क्या कह रहा है? आउटपुट लेवल कह रहा है, ठीक है ना। तो आउटपुट लेवल का मतलब समझ लो ऐसी कि भी देश में डब्बे बन रहे हैं, आउटपुट लेवल, ठीक है। अब हो सकता है ये आउटपुट लेवल यहाँ पर हो 100, यहाँ पर हो 200, यहाँ पर हो मान लो जहाँ हमने F बनाया हो वहाँ पर हो मान लो 300, यहाँ पर हो 400, यहाँ पर हो 500। तो ये आउटपुट लेवल्स हैं बेसिकली एक्स एक्सिस पे, है ना। तो अब अगर मैं 100 की बात करूँ तो 100 का मतलब है कि देश में कितने डब्बे बन रहे हैं? 100 डब्बे बन रहे हैं। अगर मैं 200 की बात करूँ तो मतलब देश में कितने डब्बे बन रहे हैं? 200 डब्बे बन रहे हैं ना। अगर मैं F वाले लेवल की बात करूँ तो इसका मतलब देश में कितने डब्बे बन रहे हैं? 300 डब्बे बन रहे हैं। तो ये आउटपुट का मतलब है कि ये देश में कितने डब्बे बन रहे हैं, ये आउटपुट लेवल है बेसिकली। तो पहले आप ये बताओ, आपको एक्स एक्सिस समझ आया कि एक्स एक्सिस है क्या एक्चुअल में? तो एक्स एक्सिस का मतलब है आउटपुट, कि भाई देश में कितने डब्बे बन रहे हैं। अब इससे हमारी अगली बात समझ में आएगी। अब हम इस 300 वाले लेवल को कह रहे हैं F, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो इसका क्या मतलब है वो बड़े ध्यान से समझना। इसका मतलब ये है कि अगर देश में 300 डब्बे बनेंगे तो फिर देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, इसका ये मतलब है। यानी कि अगर मान लो देश में 200 ही डब्बे बने तो क्या उस समय देश में फुल एम्प्लॉयमेंट होगा? नहीं। अगर देश में मान लो 400 डब्बे बन रहे होंगे तो भी देश में हम ये नहीं कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो हम कह देते हैं मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट है, मतलब कि प्रेशर ज्यादा पड़ रहा होगा आप पे। तो फुल एम्प्लॉयमेंट कीन्स की थ्योरी के हिसाब से कौन से पॉइंट पर है? F पॉइंट पर है, या मतलब जब देश में 300 डब्बे बन रहे होते हैं। तो ये हमारे इस F लेवल को मार्क करने का मतलब पर्पस है। तो एक बार आप अपने मुंह से बोलो कि F लेवल मार्क करने का मतलब क्या? फुल एम्प्लॉयमेंट तो है, लेकिन और पूरा समझाओ। मान लो मैं छोटा बच्चा हूं, मैंने कहा भैया भैया ये क्या है, तो आप मुझे कैसे समझाओगे? सिंपल भाषा में जैसे मैंने आपको समझाया, बोलो कि देश में, तो मेरे पीछे चलो ऐसे हाथ आगे करके वचन लेते हैं, मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। देश में अगर 300 डब्बे बनेंगे तो हम फुल एम्प्लॉयमेंट पर होंगे। तो समझ गए मतलब? तो ये हमारे एग्जाम्पल में 300 डब्बे हैं, ये नहीं कि घर जाके पापा को भी कह दो कि भाई 300 डब्बे बनेंगे तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, वो तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो ये जो आउटपुट लेवल मार्क हो रहा है, इसका मतलब है कि अगर F लेवल का आउटपुट बनेगा देश में तो देश क्या होगा? फुल एम्प्लॉयमेंट पे होगा। F से कम है तो भी गड़बड़,
मतलब गड़बड़ तो नहीं, लेकिन तो मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट, एफ से ज़्यादा है तो मतलब ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो एफ लेवल वाले आउटपुट को हम कहेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है। तो समझ आ गया पहले एफ, ठीक है। अब पेन नीचे रखना, क्योंकि अब मैं जो आगे करूँगा हरकतें वो आपसे हो नहीं पाएंगी। चलो एक हरकत मेरे साथ कर लो, वाई एक्सिस पे बताओ क्या लिखना है। हाँ, ये हरकत मेरे साथ कर लो। तो वाई एक्सिस पर हमें दो कर्व बनाने, उनके नाम लिखने। इक्विलिब्रियम में बताओ दो कर्व कौन से बनते थे? ए डी ए एस। हाँ, तो वाई एक्सिस पे हम दो कर्व बनाएंगे, ए डी और ए एस। तो आपको बस एक कर्व बनाना है मेरे साथ, दूसरा वाला नहीं बनाना। अगर आपने दूसरा भी चिपकाया मेरे साथ तो आपका गलत हो जाएगा। तो आप कौन सा वाला मेरे साथ साथ बनाओगे आप? बताओ। तो आप बना लो ए एस बना लो, क्योंकि वो इजी है। ए एस याद है ना कैसा बनता था? 45 डिग्री। तो आप ए एस बना लो बस। ए एस। ठीक है, तो पहले इतना क्लियर हो गया सबको? चलो, तो बस 2 मिनट के लिए आप पेन नीचे रख देना, 2 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और आपका डायग्राम नहीं तो गलत हो जाएगा, आप मेरे पीछे बनाओगे तो इसीलिए आपको पहले सुनना है। अब हमने इक्विलिब्रियम टॉपिक पढ़ा था, वो पहले पढ़ चुके। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ क्या होती थी, एक बार सुनाओ। जब when AD is equal to AS। तो हमारा AS कर्व तो बन गया। तो अब मैं जहां पर AD कर्व अब बनाऊंगा, वैसे याद है AD कर्व कैसा बनता था? 0 के ऊपर से शुरू होता था। तो जब मैं AD कर्व बनाऊंगा तो वो कहीं ना कहीं AS को इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसको क्या बोल देंगे हम? इक्विलिब्रियम। तो बस अभी बनाना नहीं, सिर्फ आप देखते रहना अपनी सीट पर बैठे बैठे। तो अब मैं थोड़ा ऊपर से AD कर्व बनाऊंगा, तो इसने AD कर्व ने AS को यहाँ इंटरसेक्ट करा, तो ये क्या बन गया? इक्विलिब्रियम, है ना। इसी तरह दूसरे डायग्राम पर भी मैं AD कर्व बनाऊंगा, और उसने AS को जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करा उस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? इक्विलिब्रियम, है ना। तो देश का इक्विलिब्रियम कैसे निकलता है? जब AD और AS बराबर हो जाते हैं। तो अब बड़े ध्यान से सुनना है, इस टॉपिक में हम दो कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करते हैं। एक कॉन्सेप्ट था फुल एम्प्लॉयमेंट का, जो आपने पहले पढ़ लिया 300 डब्बे वाला, और एक कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम, जो आप अभी भी पढ़ रहे हो और पहले भी पढ़ लिया था। अब इन दोनों डायग्राम की खूबसूरती देखना। कोइंसिडेंटली मतलब इत्तेफाक देखो, इसमें बड़े ध्यान से इत्तेफाक देखो। पहले डायग्राम पर मेरा इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली एफ लेवल के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसीलिए पहले वाले इक्विलिब्रियम को हमने एक नाम दे दिया। इस इक्विलिब्रियम का नाम पड़ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि इस इक्विलिब्रियम का भी एक नाम पड़ गया, और इस इक्विलिब्रियम का नाम पड़ गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर आप दूसरे वाले डायग्राम को देखोगे बड़े ध्यान से, तो दूसरे वाले डायग्राम पर मेरा इक्विलिब्रियम तो फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले ही पड़ गया, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली। तो इस दूसरे वाले इक्विलिब्रियम को एक नाम दे दिया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो मतलब इक्विलिब्रियम में भी भेदभाव हो रहा है, सिर्फ इस बात को लेकर कि क्या तुम एफ लेवल पर आए या तुम एफ लेवल से पहले ही आ गए। तो देख रहे हो, मतलब आप बात समझ आई। तो दोनों डायग्रामों में बस ये अंतर है कि पहले वाले डायग्राम में इक्विलिब्रियम इत्तेफाक से फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही आ गया, तो इसीलिए उस इक्विलिब्रियम को क्या नाम बोल दिया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। समझ आ रहा है पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा हूं? और दूसरे वाले डायग्राम पर इत्तेफाक से इक्विलिब्रियम पहले आ गया थोड़ा सा, तो इसीलिए उसको क्या नाम दे दिया? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो प्रकार के होते हैं। तो अब आप ये चित्र सुंदर सुंदर पूरा एज इट इज कॉपी कर लो। चलो, तो इसकी अंग्रेजी लिख लेते हैं। आपको अगर वो परिभाषा पूछेगा तो क्या लिखनी है, आइए।
तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की परिभाषा लिखो डैश डाल के कि व्हेन इक्विलिब्रियम between AD and AS takes place at full employment level comma then it is known as full employment equilibrium. Then it is known as full employment equilibrium. तो सिंपल हो गई ना डेफिनेशन, समझ में आ गई आपको अब। तो बस वही बात इंग्लिश में लिखिए कि जब इक्विलिब्रियम उसी पॉइंट पर हो, टेक्स प्लेस एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो हम कह देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और दूसरे में लिख लो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में when equilibrium between AD and AS takes place before, तो बस इसमें at की जगह आपको मतलब बिफोर वर्ड का इस्तेमाल करना है, बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल comma then it is known as under employment equilibrium. Then it is known as under employment equilibrium. तो बस बहुत सिंपल हो गया। तो आपका इक्विलिब्रियम AD और AS का अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर ही पड़ जाएगा तो हम कह देते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और अगर उससे पहले पड़ जाएगा तो उसको कह देते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। बाकी एक ओरली बता देता हूँ बस, ताकि बाय चांस गलती से कभी किताब खुल गई जीवन काल में तो आपको ये ना लगे कि अरे सर ये तो आपने बताया ही नहीं था। तो मान लेते हैं ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ये आपका AS है और ये आपका AD है। तो इस बार तो इक्विलिब्रियम कहाँ पड़ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे पड़ रहा है, तो ये ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हो सकता है किसी किताब में आपको ये भी मिल जाए चित्र, लेकिन वैसे हम कीन्स की स्टडी में इसको कवर करते नहीं है, क्योंकि बाद में अलग से कवर वैसे भी हो जाता है। तो इसको बोल देंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हम टाइप्स में नहीं लिखते, लेकिन टाइप्स में 2 ही लिखते हैं। ठीक है। तो ये अगर बाय चांस पूछेगा तो क्लियर हो गई कहानी सब बच्चों को। चलो, तो ये तो था जो हमें आज पढ़ना था बस, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक तो जो बड़ा है वो तो फिर अगली क्लास में ही कवर करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो आज के लिए तो बस यही था।